नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपको बताते हुए एक बार फिर बहुत खुशी हो रही कि हफ्ते दर हफ्ते सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 आपने बना के रखा है। ऑलमोस्ट 64% की यहां पे मार्केट आवर्स में सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर रहा है। मेगा सिटीज के अंदर जहां मैटर करती हैं खबरें और सारी जानकारियां। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज को नंबर 1 बनाने के लिए। तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके इस प्यार और इस समर्थन के लिए। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ ही शुरुआत करते हैं आवाज समाचार की और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हफ्ते के आखिरी सत्र में बढ़त पर बंद हुआ बाजार। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के रिकॉर्ड क्लोजिंग। आईटी रियल्टी ऑटो शेयरों में आज रही खरीदारी। सेंसेक्स 180 तो निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर हुए बंद। बजट में पीएम की बताई 4 जातियों पर हो सकता है फोकस। किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए हो सकते हैं खास ऐलान। किसान सम्मान निधि की बढ़ सकती है रकम। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। साइबर क्राइम पर सरकार का बड़ा कदम। टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को निर्देश। साइबर सेल हेडक्वार्टर्स में तैनात करें अपने नोडल ऑफिसर। क्राइम के खिलाफ एक्शन और रिकवरी होगी फास्ट। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। अधीर रंजन चौधरी ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। राम के नाम पर जारी है संग्राम। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया मंदिर के बहाने मोदी की मार्केटिंग का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बताया सनातन विरोधी। फिर नीलाम हो रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है दाऊद की मां अमीना बी के नाम 4 प्रॉपर्टीज। इससे पहले भी 11 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं नीलाम। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं बजट से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बजट के दौरान 4 खास जातियों पर इस बार सरकार का फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसान, गरीब, महिला और युवाओं पर फोकस करते हुए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, 4 जातियां क्या क्या होंगी और उनके लिए क्या क्या ऐलान हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 4 जातियां हैं, ये जातियां ब्राह्मण यादव वाली जातियां नहीं हैं। ये दरअसल वो जातियां हैं जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हाँ, महिला, गरीब, किसान और युवा, इन 4 जातियां फिर कहीं 4 वर्गों के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि जरूरतमंद किसानों को ज्यादा फायदा दिया जा सके। इसके अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो सस्ते ब्याज दर पर किसानों को पैसे दिए जाते हैं, उसके तहत भी सरकार फायदा बढ़ा सकती है, इंसेंटिव बढ़ा सकती है। उसके भी अलग अलग तरीके सरकार निकाल रही है। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर महिलाओं के लिए खास स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। गरीबों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर कोशिश होगी। और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हो, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पेंशन स्कीम जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए, उस नए पेंशन स्कीम में बदलाव किया जा सकता है ताकि गारंटीड रिटर्न जैसे विकल्प दिए जा सके। इस तरह के कई सारे प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और इन सारे प्रस्तावों को एक थीम के तहत सरकार ऐलान कर सकती है। वो थीम हो सकता है ज्ञान। ज्ञान हिंदी वाला शब्द नहीं होगा, वो इंग्लिश वाला शब्द होगा GYAN। जी का मतलब होगा गरीब, Y का मतलब होगा युवा, A का अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब होगा नारी। और इस थीम के तहत सरकार अपने स्कीम का ऐलान कर सकती है। बजट के दौरान हो सकता है, बजट के बाद हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले होने की संभावना काफी ज्यादा है। जी लक्ष्मण, चूंकि बजट पेश होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त है, ऐसे में प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है?
ये प्रस्ताव जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है वो काफी एडवांस स्तर पे पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर इसमें भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो सरकार है उनके वरिष्ठ मंत्री, कुछ एक अधिकारी भी शामिल हैं और सब मिल करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इन चारों वर्गों को फायदा दिया जाए, क्या फायदा देने की जरूरत है और जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव से वाकई उनको कितना फायदा होगा। तो कई दौर की बैठकें हो गई हैं, चूंकि बजट की तैयारी चल रही होती, काफी सेंसिटिव तरीके से रखा जाता है, गुपचुप तरीके से रखा जाता है, तो बहुत ज्यादा जानकारी सरकार की तरफ से या सूत्रों की तरफ से भी नहीं आ रही है। लेकिन इस पर कई दौर की बैठकें हो गई हैं, इसके वित्तीय आधार पर क्या असर पड़ेगा, फाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा, इस पर भी इसका भी लेखा जोखा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जिन ऐलानों, जिन प्रस्तावों का मैंने जिक्र किया उनके कुछ प्रस्ताव की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी सत्र में बाजार में रौनक रही और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 180 अंक चढ़कर 72,026 पर पहुंचा तो निफ्टी 52 अंक चढ़कर 21,711 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में रही। तो चलिए बाजार की थोड़ी और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, हफ्ते का अंत बढ़त पर अच्छी बात रही, लेकिन हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज शुरुआत तो भारतीय बाजारों की थोड़ी सी सुस्त हुई थी, कुछ गिरावट भी आई एक समय पर, लेकिन लास्ट आवर में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, जिस रिकवरी को पूरी तरह से लीड किया आईटी ने। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। कुछ हद तक सपोर्ट एचडीएफसी बैंक का था, रिलायंस कुछ हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। लार्सन एंड टूब्रो ऐसे शेयरों में खरीदारी आई लोअर लेवल से और उसका एक इम्पैक्ट रहा कि मार्केट्स में एक अच्छा पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी, रियल्टी जहाँ पे कुछ हद तक एक्शन था, पीएसयू बैंक या फिर प्राइवेट बैंक्स या पूरा ओवरऑल निफ्टी बैंक फ्लैट साइड पर रहा। मिड कैप हरे निशान में रहा, स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली। कैश मार्केट शेयरों में एक्शन था और मेजरली कैश के इंफ्रा स्टॉक्स या फिर बाकी कैश मार्केट जो स्टॉक्स थे वहाँ पर एक अच्छी हलचल बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट आज क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। जी, एक्शन फिर सुमित आज जो कहाँ था, कौन सबसे ज्यादा चढ़ा तो कहाँ गिरावट रही? तो निफ्टी के टॉप गेनर से शुरुआत करता हूं, जहां पे अदानी पोर्ट आज लीड कर रहा था। एक अच्छी तेजी के साथ ये इंडेक्स में लीड करता हुआ करीब 3% का उछाल था। लार्सन एंड टूब्रो 2% ऊपर, टीसीएस करीब 2% ऊपर रहा। एसबीआई लाइफ रफली 2% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया 1.5% नीचे रहा, ब्रिटानिया 1.5% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% नीचे और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आलोक इंडस्ट्रीज 19% की बढ़िया तेजी आज भी रही इसमें। सन फार्मा एडवांस लगातार दूसरे दिन चला। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 9% ऊपर और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करीब 8% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में डीसीएम श्रीराम करीब 6% नीचे रहा, जीएनएफसी 5% नीचे रहा, ग्लेनमार्क लाइफ 4% नीचे रहा, चंबल फर्टिलाइजर करीब 3.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। नया साल शुरू हो गया है और इस नए साल में वो कौन से शेयर हैं जो दिला सकते हैं आपको बढ़िया रिटर्न? तो आइए शेयरों पर तो हो जाइए शेयरों पर दांव लगाने के लिए तैयार। आज आवाज़ अड्डा में हम आपको इन्हीं शेयरों के बारे में बताएंगे। देखिए आज का आवाज़ अड्डा शाम 7:57 पर। बाजार की नजर आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की उड़ान पर है। शेयर में आज 4% की तेजी रही और इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार चला गया। इस पर और ज्यादा डिटेल एक बार फिर से हम सुमित के पास जाएंगे। तो सुमित, कम ही कंपनियां जिनका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो एचएल की जोरदार उड़ान में कैसे इसको हम देखें कि किस तरीके से उड़ान भरी है एचएल ने? तो एक बड़े अपग्रेड के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3600 रुपए के टारगेट्स के लिए यूबीएस का अपग्रेड, और उनका यह मानना है कि डिफेंस स्पेस का एक कांस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। और इस अपग्रेड के बाद स्टॉक की आज मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार होते हुए दिखाई पड़ी है। शानदार तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाई है और देश की 36वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हाल फिलहाल की तेजी को ही देखें तो करीब 17 निफ्टी कंपनियों से ज्यादा की आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। इसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। बीते एक साल के दौरान ये स्टॉक रफली 140% के आसपास की, यानी करीब 150% के आसपास की बड़ी तेजी भी दिखा चुका है। और इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में जब पीएम मोदी ने तेजस की सवारी की थी उसके बाद से लेकर अब तक भी ये स्टॉक 34% की जोरदार तेजी दिखा चुका है। कई दिग्गज कंपनियों से, यानी कि डीवी स्लैब, आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनसे दोगुनी मार्केट कैप पे ये कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया तेजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और अभी भी ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि डिफेंस का कांस्टेंट कंपाउंडर के तौर पर कामकाज कर सकता है। जी,
साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को साइबर सेल हेडक्वार्टर में अपने नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसमें साइबर क्राइम में शामिल बैंक अकाउंट को फ्रीज करना और मोबाइल नंबर पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जी। असीम, और क्या डिटेल्स है? क्या अब बैंक्स और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को अपने अलग से साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति करनी होगी? पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। साइबर सेल को हर रोज 5000 शिकायतें मिल रही हैं। अब तक 9 लाख लोग साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। साइबर सेल अब इस पर काफी सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। 24 सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, साइबर सेल ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी और बैंकों के अधिकारी को अपने नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेडक्वार्टर के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। इससे क्या होगा? इससे खासतौर पे कि जो बैंक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, उसको फ्रीज करना आसान हो जाएगा। जो नंबर जिसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक करना काफी आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी इस प्रोसेस में जो नोडल अधिकारी है उनको मेल किया जाता है, वो अपने सर्कल अधिकारी को मेल करते हैं और उस पूरी प्रोसेस में काफी सारा टाइम चला जाता है। इतनी देर में जो फ्रॉड करने वाला होता है वो सारी अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नई प्रोसेस के तहत ये सारा काम काफी आसान हो जाएगा, अमाउंट की रिकवरी काफी तेजी से बढ़ेगी। तो सरकार अब नए साल के अंदर साइबर क्राइम पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रही है। जी, शुक्रिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने अपनी और पीएम मोदी की मार्केटिंग कर रही है। पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और सनातन विरोधी बताया है। क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम घोषणा करेंगे आज कि जो पटना में हज कमेटी का भवन है वो अस्पताल बनेगा? कर दें घोषणा, अगर है हिम्मत तब। नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुरू से कभी इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया, कभी उनके विधायक हमारी मां स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान पर जब बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि मंदिर की जगह ही अस्पताल क्यों बने, मस्जिद या चर्च की जगह क्यों नहीं? राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं, विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान नहीं के नहीं है तो कौन है? चलिए यहां पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ये जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने आज सुबह पश्चिम बंगाल में कुल 12 जगहों पर छापे मारे। इसी सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर भी छापेमारी हुई। उसी वक्त ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला बोल दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना में कई अधिकारी घायल हो गए। जख्मी अधिकारियों को स्थानीय कैनिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल टीएमसी से जुड़े शाहजहां शेख लंबे समय से एक राशन डीलर हैं। जब ईडी की टीम शेख के घर पहुंची और दरवाज़ा खोलने के लिए कई बार आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश की और तभी शाहजहां के समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आज इस प्रकार का हमला हुआ है, कल को खून भी हो सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको
सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है। सरकार स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट सिफमा के तहत दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी कर रही है। रत्नागिरी के खेड़ इलाके में दाऊद और उसके परिवार की 4 प्रॉपर्टी हैं, जिसकी कुल कीमत 19 लाख बताई जा रही है। वहीं दूसरी बार है जब इस प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी एक बार फिर से नीलाम हो रही है और ये नीलामी सफेमा कर रही है। और दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ तालुका में है, वहां पर 4 प्रॉपर्टीज है दाऊद इब्राहिम की। और बताया जा रहा है कि चारों प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की जो माँ अमीना भी उनके नाम पर ही है ये दाऊद की प्रॉपर्टी। और चारों प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो लगभग 19 लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यूएशन की गई है। इसमें जो बीडर हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इतने कम दामों में दाऊद की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के खेड़ में मिल रही है। इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सफेमा ने ऑक्शन की थी। 11 प्रॉपर्टी मुंबई और आसपास के इलाकों में दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टी है वो सफेमा ने नीलाम कर दी है। अब आज एक बार फिर से ये जो प्रॉपर्टी है सफेमा आज उसे फिर से नीलाम कर रही है। और दाऊद की ये कुछ ही प्रॉपर्टी बची हैं जो सफेमा अब इसे नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों तक राजस्थान में रहेंगे। जयपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो 5 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री 3 दिनों तक राजस्थान में रहेंगे। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों की पुलिस के आईजीपी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस जयपुर के झालना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एआई, साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। साल 2024 में भी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ 85 स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीटीसी के साथ नौकरी का ऑफर मिला है। साथ ही 63 छात्रों को विदेश में नौकरी करने का मौका मिला है। ये ऑफर प्लेसमेंट सीजन 2023-24 में मिले हैं। इसमें 388 भारतीय इंटरनेशनल कंपनियां और संगठनों ने भाग लिया था। इसमें प्री प्लेसमेंट ऑफर देने वाली कंपनियों के साथ साथ पीएसयू भी शामिल थी। इस सीजन में ज्यादातर हाई सैलरी रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर से आई है। इसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छे पैकेजेस मिले हैं। 20 दिसंबर 2023 तक 1340 ऑफर्स आए थे, जिसमें से 1188 छात्रों को प्लेसमेंट मिल गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट फैंस को ताउम्र याद रहने वाला है, क्योंकि ये इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया जिसमें नतीजा निकला। धीरे धीरे गिरते टेस्ट मैच के स्तर पर आज कंज्यूमर अड्डा में बड़ी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट को क्या हो गया है और क्या है इसका भविष्य। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का कंज्यूमर अड्डा, फेल होता टेस्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप ताज़ा खबरें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक और बात आपको बता दें, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां होती हैं, बहुत सारा मार्केट से रिलेटेड जानकारी होती है बजट के इर्द गिर्द। तो वो सारी जानकारियां आपको हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगी और बजट ब्राउजर के जरिए आप इन जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें सुन सकते हैं और बजट के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। बजट से जुड़े ताज़े ऐलान, उसके आसपास शेयर मार्केट का जो भी मूवमेंट है वो, और बजट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, सब कुछ बजट ब्राउजर में।